हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था पूरा कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और कल्पेबल होमिसाइड ही जो मर्डर कब कहलाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी इस विथ एक्सेप्शन। ठीक है जी, अपवाद के साथ हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम बात करेंगे कि उसी अगर जो आपराधिक मानववध है, कल्पल होमिसाइड है या मर्डर है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है। साथ ही साथ अगर गैर इरादतन हत्या, यानी कि अगर आप इंटेंशन आपका मृत्यु कारित करने का है और आप किसी और की मृत्यु कारित कर देते हो तो उसमें क्या पनिशमेंट है। आत्महत्या के लिए अगर दुष्प्रेरित करते हो किसी व्यक्ति को तो उसका क्या प्रोविज़न है। साथ ही साथ इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है, वो है मॉब लिंचिंग का। ये मॉब लिंचिंग क्या होता है, इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हमारे आज के लेक्चर में सबसे पहला जो सेक्शन है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध में, धारा 102। धारा 102 पहले कहाँ पे थी, आपकी आईपीसी इंडियन पिनल कोड में धारा 301 में थी, जहाँ पे बताया गया था कि ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस, आपने सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो डॉक्ट्रिन है वो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस, यानी द्वेष का स्थानांतरण। यानी कि आपका जो इंटेंशन है, इंटेंशन आपका मारने का किसका हुआ है, ए का, यानी कि ए को आप मारना चाहते हो। ठीक है, आपने पूरा एक्ट कर लिया, आपने प्रिपरेशन की, ठीक है, सब चीज़ करने के बाद जब यहाँ पे जब मारते हो ए को, तो ए ना मर के कौन मर जाता है, बी मारा जाता है। तो जब बी मारा जाता है, आपका इंटेंशन तो बी को मारने का नहीं था, यानी आपका इरादा कोई भी इरादा ऐसा नहीं था कि आप बी को मारो, या फिर आपको इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि बी मर जाएगा। तो फिर भी यहाँ पे अगर दूसरे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको कल्पेबल होमिसाइड का क्या सज़ा आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करता है धारा 102। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध, यानी कि आपका आशय क्या था, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, लेकिन उससे भिन्न किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसे कृत्य द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह यह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, यानी कि वो ऐसा एक्ट करता है, ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे उसका इंटेंशन क्या था, मृत्यु कारित करने का था, या फिर उसको इतनी नॉलेज थी कि जो एक्ट वह कर रहा है उससे क्या हो जाएगी, सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके उसकी मृत्यु कारित करने का मृत्यु कारित करने का ना हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु कारित करने का इंटेंशन उसका ना रहा हो, ठीक है, और ना ही ये उस जानता हो कि उसकी मृत्यु कारित होगी, वो आपराधिक मानववध करता है। तो अपराधी द्वारा किया गया मानववध उसी बात का होगा जिस बात का होता हो यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता, जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशायी था या जानता था, उसके द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि यदि मान लीजिए आपको पूरी इंटेंशन थी, ठीक है ना, पहली चीज़ इंटेंशन था कि सामने वाले जो आप एक्ट कर रहे हो उससे सामने वाले जो ए नाम का व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, आपका इंटेंशन ही था उसकी डेथ कॉज करने का। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको नॉलेज था, ठीक है, आपको नॉलेज था कि सामने वाले की जो व्यक्ति है अगर हम ऐसा एक्ट करते हैं, उस पर हथियार चलाएंगे, जहर देंगे, तो हो सकता है, पूरी संभावना है कि उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। दोनों चीज़ यहाँ पे आपको थी, इंटेंशन था, नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन आपने जैसे ही एक्ट किया उससे क्या हो गया, सामने वाला व्यक्ति ना मर के कोई दूसरा व्यक्ति मारा गया, यानी कि जैसे बी नाम का व्यक्ति यहाँ पे मर गया। आपको बी का कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, ना ही आपको इतनी नॉलेज थी, एक ज्ञान था कि बी मर जाएगा इससे। ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कल्पेबल होमिसाइड का ही मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड ही किया है, यानी आपराधिक मानववध ही किया है। ठीक है, या अगर आप मान लीजिए बी नहीं मरता तो ए मरता, ए मरता तो क्या हो जाता, कल्पेबल होमिसाइड होता। तो कल्पेबल होमिसाइड होता तो ए नहीं मरा, फिर भी यहाँ पे बी मर गया है, तो आपका इंटेंशन तो था, इंटेंशन तो था मारने का,
कोई ना कोई तो मरता। तो यहाँ पे अगर ये नहीं मरा है, दूसरा कोई व्यक्ति मर गया है, तो भी आपको उसी कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पे लायबल ठहराया जाएगा और आपको पनिशमेंट मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड की तरह। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि आप कल्पेबल होमिसाइड जो है उसके लिए आप पनिश किए जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति गैर इरादतन हत्या इसको बोला जाता है, या फिर इसको बोले डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, यानी द्वेष का स्थानांतरण का सिद्धांत, जिसको हेलर फोस्टर के द्वारा कॉमन लॉ में दिया गया था। यानी कॉमन लॉ के जरिए जो हेलर फोस्टर हैं इनके द्वारा ट्रांसफर ऑफ मैलिस का प्रतिपादन किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा कि इस जो अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफर ऑफ मैलिस का जो सेक्शन है वो कौन सा है, ये आपका हो जाएगा 102। ठीक है, और बीएनएस का। वहीं अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में कहाँ पे कौन सी धारा हो जाएगी आपकी, आईपीसी में हो जाएगी आपकी 301। अब आते हैं आपके नेक्स्ट जो है आपकी 103। अब धारा 103 या फिर यूँ कहें जो आपकी धारा 302 लगती थी, जिसमें पनिशमेंट भी दिया जाता था हत्या के लिए। अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उस हत्या के लिए कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे जोड़ दी गई हैं। पहले क्या था कि अगर सिर्फ इतना ही लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है, ठीक है, तो हत्या करेगा तो उसको मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सिर्फ इतना पार्ट था, बाकी जो दूसरा पार्ट है इसको जोड़ दिया गया है। आप देखते होंगे मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग का मतलब आप सुनते होंगे कि मॉब लिंचिंग में उसकी हत्या कर दी गई है, कि एक भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है। किस आधार पे, कि उसके स्टेटस के लिए, ताकि वहाँ पे उनका स्टेटस बना रहे। कुछ गलत काम किया होगा धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, तो उसको क्या कर देना कि एक भीड़ के द्वारा उसकी हत्या कर देना। अब या ऐसा भी होता है कि कुछ अफवाह सुनते हैं, ठीक है ना, अफवाह सुने और उसी अफवाह के जरिए उस व्यक्ति को मार दिया जाता है भीड़ में, किसी पब्लिक प्लेस पे। तो ये क्या कहलाती है, आपकी मॉब लिंचिंग कहलाती है। इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होने लगी थी, इसलिए यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे कहता है कि यदि 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, किस नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर, अगर इन सभी के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता है, किसी भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है, इनके द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, आपको मॉब लिंचिंग कहलाएगा और आपको मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाए। सज़ा में कोई चेंजेस नहीं है, सज़ा वही है, उतनी ही है। ठीक है ना, हर एक को, जितने भी लोग शामिल थे इसको मारने के लिए इसमें, ठीक है, 5 या अधिक व्यक्ति जितने भी हैं सबको क्या होगा, मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मॉब लिंचिंग जो शब्द है यहाँ पे इसमें लिखा हुआ नहीं है मॉब लिंचिंग। ठीक है, इसको यहाँ पे जनरली बोला जाता है भीड़ के द्वारा अगर हत्या कारित कर दी, तो यहाँ पे मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, भीड़ के द्वारा हत्या। अब मॉब का मतलब क्या होता है, मॉब यानी मॉब का मतलब होता है किसी जगह पे इकट्ठा हुए लोग, यानी किसी सार्वजनिक जगह पे, किसी पब्लिक प्लेस पे क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनका कुछ इंटेंशन होता है, उस इंटेंशन के फर्दरेंस में क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि बी नाम का व्यक्ति है, इसने धर्म के नाम पे कुछ बोला हो या फिर कुछ किया हो, ठीक है, या जाति के नाम पे इसने कुछ दूसरे में विवाह कर लिया, मान लीजिए दूसरे जाति के विवाह से। अब उसके जाति के लोग क्या हो जाते हैं, उसको गुस्सा करते हैं, तो उनके द्वारा जो गुस्सा की जाती है, अगर उनकी जाति के लोग आके इसको मार देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉब लिंचिंग कहलाएगा। और जितने भी लोग इसको मारते हैं वो सभी को क्या होगा, उनको सभी को मृत्यु, आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है ट्रायल के दौरान। अब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, लिंचिंग का मतलब होता है किसी भी कानूनी ट्रायल के, यानी कि आप अगर कोई भी प्रोसीजर चलता है, कोई भी अगर एक्ट होता है, कोई भी अपराध होता है, तो उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है। ठीक है, अगर उस प्रोसीजर के हिसाब से ना चले, कानून के हिसाब से ना चले, तो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो आप लीगली कैसे चलोगे, आप जो भी लॉ बना हुआ है उस लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे, ट्रायल होगा प्रॉपर, उसके ट्रायल के बाद क्या होती है, सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मॉब लिंचिंग में अगर बिना किसी कानूनी ट्रायल के, चाहे हो सकता है अफवाह भी हो, अफवाह के दौरान भी क्या किया जा सकता है, किसी शख्स की मौत की सज़ा सुना दी जाती है। सुनाने का मतलब मौत का यहाँ पे दे दी जाती है, वहाँ पे मार दिया जाता है उसको। तो बिना कानूनी ट्रायल के यहाँ पे किसी शख्स को मौत की सज़ा दे देना,
तो ये क्या कहलाता है, लिंचिंग कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों का मतलब क्या हो, किसी जगह पे इकट्ठा हुए लोग किसी कानूनी ट्रायल के बिना किसी शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं, वो भी 5 या अधिक लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मॉब लिंचिंग कहलाएगा, भीड़ के द्वारा हत्या कहलाएगी। तो ये सभी जितने भी लोग हैं सभी पनिश किए जाएंगे, मृत्यु, आजीवन कारावास से, जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। आगे समझ में ये मॉब लिंचिंग का फंडा। अब आता है धारा 104। अब धारा 104 जो है आपकी धारा 303 जो आईपीसी है, ठीक है, उसमें ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से यहाँ पे ऑलरेडी उसको पनिश किया गया है, अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रहते हुए यानी कि आजीवन कारावास, आजीवन सिद्ध दोष होते हुए वो क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो हत्या के लिए दंड यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है उसको, और उसी अपराध के तहत, उसी कारावास के तहत कोई और हत्या कर देता है, तो यहाँ पे क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए, यानी कि आजीवन कारावास का दंडादेश उसको है ही है, ठीक है, साथ ही साथ क्या कर देता है, जैसे उसको आजीवन कारावास हुआ है उसी टाइम पे एक और हत्या कर देता है। अगर हत्या कर देता है एक और, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, मृत्यु, आजीवन कारावास, जो व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा, दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जो ये चीज़ लिखा हुआ है व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए, ये पहले नहीं लिखा हुआ था, ये सिर्फ इतना ही लिखा था कि मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडित हो जाएगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखा था कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा, सिर्फ मृत्यु से दंडित करने के बाद थी। यहाँ पे आजीवन कारावास भी नहीं लिखा था पहले धारा 303 में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, सिर्फ यहाँ पे मृत्यु का लिखा हुआ था पहले धारा 303 में। अब क्या है, इसमें आजीवन कारावास भी जोड़ दिया है। आजीवन कारावास वो भी यहाँ पे क्या जोड़ दिया कि शेष प्राकृतिक जीवन काल होगा, यानी कि जितना भी वो जिएगा वो कहाँ पे जिएगा, काल कोठरी में जिएगा, यानी जेल के अंदर व्यतीत करेगा। ये चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पे बात करें तो जो आपका धारा 303 था ये पूरा का पूरा, इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के सुप्रीम कोर्ट के मामले में, इसको असंवैधानिक कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मृत्यु दंड दिया गया। अगर कोई हत्या करता है तो हत्या के लिए पनिशमेंट क्या थी, उसके लिए आजीवन कारावास भी था और साथ ही साथ यहाँ पे मृत्यु दंड भी था। लेकिन अगर यहाँ पे हत्या करता है तो उसके राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है कि भाई ये तो भेदभाव हो रहा है कि हत्या तो ये भी कर रहा है, तो हत्या के लिए आजीवन कारावास भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आजीवन कारावास को भी जोड़ा गया है। हत्या के लिए जो पनिशमेंट 302 में है वही पनिशमेंट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा यहाँ पे आजीवन कारावास। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। अब ये संवैधानिक होगा क्या असंवैधानिक, अब ये तो बात की बात है, लेकिन हाल फिलहाल तो ये आपका संवैधानिक ही माना जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपने पढ़ा होगा कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, हमने पढ़ा धारा 100 में, ठीक है, धारा 100 में आपने क्या पढ़ा, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा था। अब कल्पेबल होमिसाइड का अगर आप अपराध करते हो और वो चीज़ साबित हो जाती है तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, इसके लिए धारा 105 पढ़ना होगा। पहले आपको धारा 304 था, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अब यहाँ पे कर दिया गया है आपका धारा 105 में, यानी हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड, यानी कि ऐसे अपराध जो हत्या नहीं है, ठीक है, यानी मर्डर तो नहीं है लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड जरूर है। ठीक है, तो इसके लिए पनिशमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि यदि ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोर्ट में नहीं आते, ठीक है, और यदि उनके जो एक्ट किया गया है, जो उनके द्वारा एक्ट किया गया है और उनसे क्या हो जाती है, मृत्यु कारित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको सज़ा कितनी मिलेगी, ऐसे कारावास से, यानी उनमें आजीवन कारावास या ऐसी बात कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, 10 वर्ष तक की जुर्माने से होगी। ठीक है, यहाँ पे भी चेंजेस किया गया, पहले यहाँ पे 5 वर्ष नहीं था,
अब क्या कर दिया गया है कि अगर आप आपराधिक मानववध करते हो तो आपको कम से कम 5 वर्ष की सज़ा होगी, अधिकतम यहाँ पे 10 वर्ष की सज़ा है, और यहाँ पे आजीवन कारावास भी है। या तो आजीवन कारावास होगी, या फिर अगर कारावास की बात कर किया जाए तो यहाँ पे कम से कम 5 वर्ष है और अधिकतम 10 वर्ष तक की है, और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये तो होगी आपकी कल्पेबल होमिसाइड के लिए। अब यहाँ पे इंटेंशन के साथ थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, अगर दूसरा जो है आशय के साथ या एक जान के साथ यहाँ पे मृत्यु कारित किया जाता है, ये शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित हो जाती है और कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पे साबित हो जाता है, तो यहाँ पे ये नॉलेज के साथ है, ठीक है। तो नॉलेज के साथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितनी सज़ा मिलेगी, ऐसे कारावास, मृत्यु भी हो सकती, यहाँ पे संभावना हो सकती है, ठीक है ना। अगर बॉडीली इंजरी की है तो उससे क्या हो जाएगी, मृत्यु होने की संभावना थी, तो यहाँ पे 10 वर्ष तक की सज़ा है, साथ ही साथ जुर्माने से यहाँ पे दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे ये तो होगी बात दंड की। अब बात करते हैं धारा 106। धारा 106 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक प्रोविजन ऐसा है जो आपको 1 जुलाई से तो पूरा आईपीसी यानी पूरा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू होगा, ठीक है। लेकिन ये धारा की जो उपधारा 2 है ये लागू नहीं होगी, जिसके लिए आपने सुना हो, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले यानी कि कुछ महीनों पहले स्ट्राइक हुई थी, हड़ताल हुई थी ड्राइवरों की। तो किस चीज़ के लिए हड़ताल हुई थी, इसी प्रोविजन के लिए हड़ताल हुई थी। तो उसी को यहाँ पे अभी लागू नहीं करने की बात की गई है कि ये लागू नहीं किया जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में जब पहला लेक्चर बताया था उसी टाइम मैंने बताया था कि धारा 106 की उपधारा 2 लागू नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहला क्लॉज पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा धारा 304A। आपने देखा होगा ना कि अगर नेग्लिजेंसी से कोई अगर वाहन चला रहा है उपेक्षा करते हुए और वो किसी की डेथ हो जाती है तो धारा 304A लग जाता था, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे पहले 2 वर्ष तक की सज़ा थी। पहले कितनी सज़ा थी, सिर्फ 2 वर्ष तक की, उससे ज़्यादा उसमें सज़ा नहीं थी। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, सज़ा को भी बढ़ा दिया गया है कि कोई अगर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कोई ऐसा कार्य करता है, कोई एक्ट करता है जिससे क्या हो जाती है, किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या था, पहले 2 वर्ष की सज़ा थी। अब क्या कर दिया गया है कि ऐसा मृत्यु जो आपराधिक मानव कोर्ट में नहीं आता है वह दोनों में से किसी बात कारावास से जो 5 वर्ष तक की कारावास से दंडित किया जाएगा, साथ साथ जुर्माने से भी। यानी कि 2 वर्ष को बढ़ाते हुए कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया है। 5 वर्ष की सज़ा यहाँ पे कर दी गई है 304A में। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर यही नेग्लिजेंसी जो है आपके उतावले उपेक्षापूर्ण कार्य कौन करता है, कोई रजिस्ट्री यानी रजिस्टर्ड जो आपका चिकित्सा व्यवसायी है, यानी कि जैसे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर अगर ऐसा करता है तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा है, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ पे क्या हो जाती है, नेग्लिजेंसी हो जाती है, कुछ उपेक्षा हो जाती है, तो उसके द्वारा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 2 वर्ष तक की सज़ा है। और साथ ही अगर नॉर्मल बात करें, अगर कोई वाहन चला रहा है, वाहन चलाते हुए कोई उपेक्षा करता है और किसी की डेथ कॉज कर देता है, तो डेथ कॉज जो हो रही है तो वो क्या कहलाती है आपकी, कि 5 वर्ष तक की सज़ा होगी आपको, और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेथ होती है यहाँ पर, इस डेथ को क्या बोला जाता है, आपका सिविल डेथ बोला जाता है, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि सिविल डेथ कहाँ पे है, ठीक है, सिविल डेथ कहाँ पे है, धारा 106। वहीं अगर हम आईपीसी की बात करें तो धारा 304A में, ठीक है, सिविल डेथ। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि जो कोई उतावलेपन उपेक्षापूर्ण से चालन करता है, चालन का मतलब जो गाड़ियाँ चला रहा है, गाड़ी चला रहा है और किसी व्यक्ति को ठोंक देता है और वो मर जाए, एक्सीडेंट करता है। यहाँ पे जनरली होता है ना कि एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद ड्राइवर फरार हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, उसी चीज़ को यह ध्यान में रखते हुए कर दिया गया था कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित होती है ऐसे उतावलेपन उपेक्षापूर्ण से, और घटना के तत्काल पश्चात जो उसका चालक है, जो ड्राइवर है, वो भाग जाता है और कोई सूचना नहीं देता, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे मजिस्ट्रेट को, तो यहाँ पे उसको 10 वर्ष तक की सजा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर कर दिया जाए कि ड्राइवर जो है जिससे एक्सीडेंट किया है, ठीक है, और वहाँ पे अगर वो किसी
पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तब तो वहाँ पे कुछ कंसिडर किया जाए, लेकिन अगर वो भाग गया तो उसको 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि अगर ये 10 वर्ष का प्रावधान है, इसमें जमानती अपराध नहीं है, या अजमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत नहीं होगी। ये भी चीज़ ऐड कर दिया गया कि इसमें कोई जमानत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया आपका धारा 106 का सब क्लॉज 2 जो आपका लागू नहीं होगा 1 जुलाई से। उसके बाद आते हैं अब आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में। ठीक है, तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण आप देखोगे धारा 305 और धारा 306, अब 2 सेक्शन आप पढ़ते थे आईपीसी में जो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता था। पहला सेक्शन जो कहता था धारा 305 वो क्या था कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, पागल है, उसको क्या किया जाए, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जाए। वहीं अगर धारा 306 की बात की जनरल बात करता है कि 18 वर्ष से जो मेजर व्यक्ति है उसको अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर दुष्प्रेरित करते हो, अबेट करते हो कि जाके वो सुसाइड कर ले। अब ये सुसाइड जो आपका अबेटमेंट वगैरह है, दुष्प्रेरण वगैरह है, इसको हमने डिटेल में समझाया है। डिटेल लेक्चर आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें अगर हम बीएनएस की, तो बीएनएस की धारा 107 जो 305 थी अब कहाँ आ चुकी है, 107 में कोई चेंजेस इतने इसमें नहीं है। बालक या विकृत व्यक्ति, ठीक है, बालक या विकृत व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रेरण की बात करता है। पहले यहाँ पे क्या था, जहाँ बालक शब्द लिखा है यहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु का लिखा था। अब चूंकि यहाँ पे बालक की डेफिनेशन बता दी है हमारे बीएनएस में, तो बालक की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु का, तो यहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा, अब किसको दुष्प्रेरित करेगा, चाहे वह कोई बालक हो, बालक का मतलब 18 वर्ष से कम आयु का, विकृत व्यक्ति यानी कोई पागल व्यक्ति हो, मत्तता की अवस्था में कोई व्यक्ति हो यानी कि नशे की हालत में है, उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है कोई व्यक्ति, तो उसको कितनी सजा, जो दुष्प्रेरण कर रहा है, जो अबैट कर रहा है, उसको पनिशमेंट कितनी मिलने वाली है, यहाँ पर डेथ भी उसको दी जा सकती है, LI भी दी जा सकती है यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर ऐसा कहें तो अगर कारावास दिया जा रहा है तो 10 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा। ये परिस्थितियाँ बताएंगी कि उसको क्या करना है। यहाँ पे जज डिसाइड करता है कि इसको LI देना है या फिर डेथ पनिशमेंट देना है या फिर कोई चीज़ कारावास से यहाँ पे पनिशमेंट करना है। और कारावास अगर देता है तो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष दे दे, 12 वर्ष दे दे, 10 वर्ष से कम हो सकता है, 10 वर्ष से अधिक नहीं दिया जा सकता इसमें। और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आगे बात समझ में कि अगर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए अगर किया जाए, उसी तरह यहाँ पे धारा 108 है। धारा 108 जो पहले धारा 306 थी आत्महत्या के दुष्प्रेरण की बात करता था, यहाँ पे कहता है किसी व्यक्ति को अगर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जाए तो उसको 10 वर्ष तक की सज़ा, यहाँ पे थोड़ी कम सज़ा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या था 18 वर्ष से कम आयु का था, सोचने समझने की शक्ति इतनी होती नहीं, मेजर था नहीं माइनर था या फिर पागल था, वो तो उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो दुष्प्रेरित कर रहा है उसको तो हो सकती है ना यहाँ पे सोचने समझने की शक्ति कि वो पागल व्यक्ति है, नशे में है, तो वहाँ पे ज़्यादा सज़ा है, मृत्यु आजीवन कारावास है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 वर्ष तक की सज़ा है। कोई चेंजेस इसमें नहीं किया गया, ना तो पनिशमेंट में और ना ही इसके प्रोविज़न में चेंज किया, बस यहाँ पे सेक्शन चेंज कर दिया गया और कोई चेंजेस नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे बात करें अगर धारा 109 की जो अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है, हत्या के प्रयास की बात करता है। ठीक है, अगर आप हत्या करते हो तो आपको कहाँ पे सज़ा मिलने वाली है, जैसे 302 में मिलती थी आईपीसी के। अब उसी तरह अगर हत्या का प्रयास करते थे तो आपको धारा 307 में यहाँ पे सज़ा मिलती थी। तो उसी तरह अब यहाँ पे 307 को कहाँ कर दिया गया, धारा 109 में कर दिया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसको आप बोलते हो हाफ मर्डर भी बोलते हो। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हो, ठीक है, हत्या का प्रयत्न बोलते हो। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, यहाँ पे हत्या का प्रयास कहलाएगी। यानी कि आपने पूरा तो प्रयास किया था, यानी कि सामने जैसे ए है, बी को तो गोली मारता है, यानी पूरा इंटेंशन था, सब कुछ था कि गोली मारने का। ठीक है ना, तो गोली मार दिया। अगर ये बी मर जाता उस गोली से तो इस एक किसके लिए लायबल होता, हत्या के लिए। ठीक है, यानी कि मर्डर के लिए। वही चीज़ अगर बी को गोली मारा ए ने और बी क्या हुआ, बच गया,
तो बी को क्या हो जाएगी, अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि हत्या के प्रयत्न के लिए इसको दंडित किया जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे अगर इसको गोली लगी लेकिन छू कर निकल गई, ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा सा हर्ट हुआ, उपाहति हुई थोड़ी सी, तो उसके लिए अलग सज़ा है, और गोली नहीं लगी तो उसके लिए अलग सज़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते, पहला क्लॉज कहता है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या एग्जाम से और ऐसी परिस्थितियों में करता है, यानी कि उसको पूरी नॉलेज है, इंटेंशन है, और ऐसी सर्कमस्टांसेस में करता है कि यदि वह एक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको सज़ा कहाँ मिलेगी, हत्या के लिए सज़ा मिलेगी। यानी कि अगर ए जो है, ए बी को गोली मारता है, अगर बी मर जाता है तो इसको सज़ा तो यहाँ पे नहीं मिलेगी हत्या के प्रयत्न में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको सज़ा मिलने वाली है ये तो हत्या के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे अगर इसको बी को मारता है गोली, बी लेकिन बच जाता है, अगर बी बच गया तो 109 में आ जाएगा। अब 109 में दो तरीके की सज़ा की बात करता है। अब दो तरीके की सज़ा कौन सी है, पहला कहता है कि अगर उसको कोई हर्ट नहीं होता, सिंपल दिए एक बी को गोली मारता है, ये बी बच जाता है, इसको एक भी चोट नहीं आई, तो इसको कितनी सज़ा मिलेगी, 10 वर्ष तक की, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष तक की सज़ा होगी, किसी भी बात के कारण से इसको कठोर कारावास भी हो सकता है, सादा कारावास भी हो सकता है, और 10 वर्ष तक के प्लस जुर्माने से यहाँ पे दंडित किया जाएगा। दूसरी चीज़ कहता है कि अगर इन गोली मारी, इसको छू के निकल गई, यानी कि इसके हाथ में थोड़ी सी लगी और यहाँ पे खून बहने लगा, ब्लड निकलने लगा, तो यहाँ पे इसको क्या हुआ, उपाहति हुई, ठीक है। उपाहति हुई तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। फिर जो ए है, अगर उसको बी को पूरा इंटेंशन था, नॉलेज था कि बी को गोली मारे के मर जाएगा, लेकिन बी को क्या हुआ, गोली तो लगी लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसको ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, बाकी वो बच गया, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, यानी मर्डर तो करने वाला था, इंटेंशन तो पूरी थी, इसको यहाँ पे गोली लगी भी लेकिन बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या फिर पूर्व में उपबंधित, यानी कि पूर्व में उपबंधित का मतलब क्या है कि ऊपर जो 10 वर्ष तक के लिखा है ये भी, इसके भी दंडित किया जा सकता है। ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहता है कि यदि उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला आजीवन कारावास के अधीन, दंडादेश के अधीन है, ठीक है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के उसमें दंडादेश के अधीन पहले से है, उसको किसी अन्य अपराध में पहले से आजीवन कारावास दिया गया है, उसके बाद ये क्या करता है, हत्या का प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है, तो इसको कितनी सज़ा मिलेगी, अगर उपाहति हो गई है, ठीक है, अगर उपाहति नहीं है तो 10 वर्ष ही रहेगा, लेकिन अगर उपाहति हुई है तो फिर यहाँ पे मृत्यु आजीवन कारावास जो शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा, ये यहाँ पे बता दिया गया है। यानी कि अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तहत आप क्या करते हो, उस पहले से हो, यानी किसी अपराध में आपको आजीवन सिद्ध दोष पहले से किया गया है, उसके बाद भी आप क्या करते हो, किसी की हत्या करने का प्रयास करते हो, और उसको जिसका आपने हत्या करने का प्रयास किया उसको कुछ उपाहति हो गई, तो वहाँ पे मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा फिर आपको, ठीक है। अगर उपाहति नहीं होती है तो फिर 10 वर्ष तक ही ठीक है। अब आता है एक सेक्शन यहाँ पे, धारा 110, जो कहता है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। अभी आपने हत्या का प्रयत्न देखा था, अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटिंग टू मर्डर का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, उसके लिए पनिशमेंट। पहले ये 300 धारा 308 में था, तो अब क्या हो गया, धारा 110 में हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड कर लिया, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड आपने पूरा हो गया, सिद्ध हो गया, तो फिर आपको सज़ा कहाँ मिलती है, धारा 105 में मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड अगर आपने किया लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, आपराधिक मानववध तो हुआ लेकिन आप अटेम्प्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया, सामने वाले व्यक्ति बच गया, तो वहाँ पे आपको कितनी सज़ा मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी 3 वर्ष तक की, या फिर जुर्माने से या फिर दंडित, दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कल्पेबल होमिसाइड करते हो और आपका इंटेंशन था, नॉलेज था, सब कुछ था, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे हर्ट कॉज हो जाती है, उपाहति हो जाती है, तो 7 वर्ष, यही जो आपका 3 वर्ष था वो क्या हो जाएगा, सज़ा आपकी एक्सटेंड हो जाएगी 7 वर्ष तक की, और या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ पे ये 2 चीज़ कैटेगराइज है। यानी कि अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड किया, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड किया तो आपको 105 पे सज़ा मिलेगी। अगर आपने जो कल्पेबल होमिसाइड किया उसका अटेम्प्ट हुआ,
यानी प्रयास हुआ और कोई उपहत्या नहीं हुई, बच गया सामने वाले व्यक्ति, तो आपको 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन वहीं अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड किया, आपराधिक मानववध का प्रयास किया और सामने वाला बच गया लेकिन उसको कुछ न कुछ वहाँ पे चोट कारित हुई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे इस जो जीवन के विरुद्ध अपराध हम पढ़ रहे थे उसमें अब 3 सेक्शन आपके और बचे हैं। ठीक है, 111, 112 और 113। उसके बाद 114 से क्या हो जाता है, हर्ट स्टार्ट हो जाएगा, उपहत्या स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 3 जो सेक्शन है वो आतंकवादी कार्य क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, संगठित जो अपराध है वो क्या है, ये 3 चीज़ें जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, पहले ये सब नहीं था। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।